एक नेगेटिव बात शेयर करता हूँ, मेरे ख्याल से वो नेगेटिव है, लेकिन हाँ, सोचने वाली बात तो है, एक थिंकिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती तो है दिमाग में बात। यदि हम जैव विकास पढ़ते हैं तो उस जैव विकास में हमको कहीं ना कहीं जो है वो पता चलती है कि कितने लाखों वर्षों का इतिहास रहा है हमारा, कैसे कैसे चले आए हुए हैं। तो जब हम वो चीज़ पढ़ते हैं और या फिर दूसरी जगह से देखते हैं, मैं इससे हट रहा हूँ चैप्टर से, थोड़ा सा फिलोसफी पे आ रहा हूँ। यदि हम दूसरी तरह से देखते हैं, जहाँ पर पृथ्वी को दिखाया जाता है ब्रह्मांड में लोकेशन, कि ब्रह्मांड में पृथ्वी एक कितना छोटा सा हिस्सा है, उन दोनों बातों को देखकर ये लगता है यार, कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं इन छोटी छोटी बातों में फंसकर, कि फलाने व्यक्ति को फलाने, अभी आज ही एक पेपर में आया कि परिवार में जो है वो चबूतरे को लेकर लड़ाई हो गई। चबूतरे को लेकर लड़ाई हो गई तो ससुर ने बहू की हत्या कर दी। कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा हमारे यहाँ? हम बहुत मतलब इन सब मसलों में पड़ रहे हैं कि वो बंदा मोटा है, वो बंदा पतला है, वो काला है, वो गोरा है, उसकी शक्ल अच्छी है, उसकी शक्ल बेकार है, वो चीज़ जो है वो कितना अच्छा दिखता है, विराट कोहली कितना अच्छा दिखता है, अश्विन थोड़ा सा ऐसे दिखता है। तो इन सब चीज़ों में पढ़कर हम कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं कुछ? हम अगर इनमें, अब अगर हम सोच ऐसी बना भी लेते हैं, जैसे उस बच्चे के बारे में बोले, उसको चेहरे पे चोट लग गई तो उसके जो है वो मैरिज पे बात कर रहे हैं कि उसको शादी नहीं होगी, उसको परेशानी होगी। तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है ना हमारी, मतलब इंसानियत, जैव विकास से इसका तो कुछ लेना ही देना नहीं है। अगर हम जैव विकास पढ़ लेते हैं, हमको पता चलता है लाखों सालों से जो हमारा इवोल्यूशन हुआ है, इस कारण से हुआ है, या हम इन छोटी छोटी चीजों में पढ़े, या उस कारण से हुआ है कि हम ये खोजने की कोशिश करें कि हमारा जन्म क्यों हुआ है, या हमारी स्पीसीज किस किस कारण से पृथ्वी पर, ये जो साइंटिफिक लॉजिक है, क्या होगा आगे, कैसे होगा, टेक्नोलॉजी कैसे उन्नत होगी, उस पर विचार करने की कोशिश करें। तो हर बार जब भी ये छोटी छोटी चीजें होती है ना, कि कोई इस मारा पीटी हो गई, गाली गलौज हो गई, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने किसी का फायदा उठा लिया, पैसों के लेन देन में कुछ घपला हो गया, ये चीजें हो गई, तो उस चीज में सबसे पहले दिमाग में यही आता है, भाई लाखों सालों से जो इवोल्यूशन हो रहा है हम लोग का, इस चीज के लिए हो रहा है क्या? जो विकास हो रहा है हमारा, इस चीज के लिए हो रहा है क्या? छोटी छोटी बातों पे, जब गाड़ी चला रहे होते हैं तो भी नॉर्मली चला ही रहे हैं अपन, उसके बाद से जो है वो क्रॉस साइड से एक बंदा आता है और वो पानी वाले कीचड़ में से जो है वो खा के चला जाता है, किसी किसी को पड़ी नहीं है, अपनी देख रहे हैं सब। वही समझ में नहीं आता, हम इतने लाखों साल से अपने कुछ दूसरे के प्रति भाव ही उत्पन्न नहीं कर पाए हैं, हम कैसे इंसान हैं हम? तो वो चीजें हैं, वो ज्यादा उसमें नहीं पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर देखते हैं पहले। छोटे छोटे शायद देख चुके होंगे, लेकिन देख लेते हैं, फिर भी देख लेते हैं, चलो देख ही लेते हैं, स्टार्टिंग से ही करते हैं, वही सही रहेगा, जल्दी जल्दी बात करेंगे थोड़ा सा। देखते हैं अपन को आंसर पता है कितने, आंसर पता है कितने नहीं होते हैं। यदि लक्षण ए सॉरी, यदि लक्षण ए, ये मेरे ख्याल से देख चुके हैं अपन। अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है। लक्षण बी, उसी समष्टि के 7% जीवों में पाया जाता है। कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज के अस्तित्व का पहला दिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन तो वैसे लाजमी है। अगर लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्यों में पाया जाता है, अलैंगिक जनन एक कॉमन सा लक्षण है, वो अलैंगिक प्रजनन की समष्टि मतलब जीवों में 10% के सदस्यों में पाया जाता है। और लक्षण बी जो है वो 60% जीवों में पाया जाता है। कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा? क्या हम डायरेक्टली ऐसे हमने ये तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था, क्या हम डायरेक्टली ऐसे बता सकते हैं कि अगर कोई लक्षण ज्यादा है या कोई कम है तो पहले वो ज्यादा पैदा हुआ होगा? स्टार्टिंग में हम जब मेंडल का नियम पढ़ते हैं तो ये लगभग लगभग हम बता सकते हैं इस बारे में कि क्योंकि अनुपातिक रूप से इसमें 60% ये चीज है, बिल्कुल 60% है। तो मेंडल जो नियम बोलता है, मेंडल के नियम बोलता है जो दो स्पेसीज के बीच में बताता है, वो जो अनुपात बताता है वो 3:1 का अनुपात बताता है। और वो चीज कंफर्म करती है इस चीज को। है क्यों हो रहा है भाई? कब तक होगा? जल्दी हो ना। तो जो मेंडल का नियम बताता है हमें, वो वो हमें बताता है कि 3:1 के रेशो में जो है वो हम बता सकते हैं कि ज्यादा जो लक्षण होगा वो, नहीं यार, मेंडल भी नहीं बता सकता। इसमें से हम लक्षण ए और लक्षण बी बता कह सकते हैं कि पहले कौन सा लक्षण आया होगा, कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा, नहीं बताया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं बताया जा सकता, है ना? इसका आंसर आप एक बार चेक करिएगा कॉपी में। नॉर्मली हम नहीं बता सकते, नॉर्मली एक बार
अपन एक बार क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन भी खोल कर रखते हैं इसको, क्लास 10 साइंस चैप्टर, अरे रे सोशल साइंस हो गया गलती, चैप्टर 9 क्वेश्चन आंसर, टेस्ट लिख दिया गया। ऑनलाइन भी चेक करते चलते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ाना मेरे को नहीं आते क्वेश्चन आंसर, मैं बहुत ऐसे ही। Trait B, because it's present in more members of the population, it is likely to have arisen earlier and the new speed of 60% of population. Trait A is new and special only 10% population. मैं इस क्वेश्चन से बिल्कुल वास्ता नहीं रखता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में लिया गया है, मुझे अभी भी इसमें जो है वो गड़बड़ लग रही है। भाई कैसे आप लक्षण जो है वो बता सकते हो कि जो लक्षण ज्यादा है वो पहले उत्पन्न हुआ होगा? अगर लक्षण का परसेंटेज ज्यादा है तो वो पहले उत्पन्न हुआ होगा, वो ये बोल रहे हैं सर, सभी लोग इसी का आंसर देंगे। लेकिन वैसे जीव पे बात ले जाएं तो जीव का तुम मान सकते हैं, जो मेंडल के नियम थे जीव पर आधारित थे, लंबे पौधे और बौने पौधे। अब प्राकृतिक चयन द्वारा हो सकता है लंबे लंबे पौधे बचे हुए हों, तो उसके कारण से जीव में लंबे पौधे हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बौना पौधा बाद में आया था। जीव में तो हो सकता है, यहाँ पर लक्षणों की बात करी हुई है जीव में। हाँ, क्वेश्चन इसी तरह से खेला हुआ है इन्होंने। यहाँ किसी जीव की बात नहीं हो रही है, किसी प्रजाति के बारे में बात नहीं हो रही, यहाँ लक्षण की बात हो रही है, लक्षण की बात हो रही है। लक्षण क्या हो सकते हैं? रंग हो सकता है, अम, और जैसे हाँ, रंग हो सकता है, हाइट हो सकती है, वजन हो सकता है, ये सारी चीजें लक्षण हो सकते हैं। इस क्वेश्चन के उससे मन क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इस क्वेश्चन से निष्कर्ष ये निकल रहा है, अगर इंडियंस में अभी अच्छा, अलैंगिक प्रजनन में बोला हुआ है, ये भी तो है पॉइंट। हाँ, मैं लैंगिक प्रजनन में नहीं कर सकते इसको अप्लाई। क्वेश्चन बहुत छोटी छोटी बातें छुपाई हुई है क्वेश्चन में। अगर यहाँ पर लैंगिक प्रजनन लिखा होता, मामला गड़बड़ हो जाता। फिर यहाँ अलैंगिक प्रजनन लिखा हुआ है, बस यही खेल गई बुक थोड़ा सा। अगर हम लैंगिक प्रजनन पे आए और इंडियंस को देखें और इंडियंस में बात करें कि इंडियंस की जो हाइट है वो 60% लोगों की जो है वो लंबी है, मतलब 6 फुट से ज़्यादा है, और 40% लोगों से कम है। तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि हमारे जो लंबे लोग होंगे वो पहले आए होंगे, स्टार्टिंग में बौने लोग होंगे ही नहीं, छोटे लोग होंगे ही नहीं, इसका मतलब ये निकलेगा। तो इसको लैंगिक में नहीं ले सकते। अलैंगिक जनन में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि वहां पर जो है वो पूर्ण कोशीय विभाजन हो रहा होता है, वो पूर्ण कोशिका का विभाजन होता है, अर्धसूत्री नहीं होता है, बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी की जाती है। तो वहां पर अगर लक्षण ज्यादा है, उसका परसेंटेज ज्यादा है अलैंगिक जनन में, तो बिल्कुल ये पॉसिबिलिटीज है कि वो पहले आया होगा, और लक्षण जो कम है वो बाद में आया होगा। सही है, यहाँ बुक खेल गई लैंगिक और अलैंगिक जनन में। ठीक है, सही है, डाउट भी क्लियर हुआ उस हिसाब से। विभिन्नताओं के उत्पन्न होने से किसी स्पीसीज का अस्तित्व अस्तित्व किस प्रकार बढ़ जाता है? तो ये चीज तो आप जीवाणु के उदाहरण से बता सकते हो। अगर जीवाणु उष्णता को स्टैंड करने में ज्यादा सक्षम होंगे, तो आगे आने वाली ग्लोबल वार्मिंग में ज्यादा लंबे समय तक सह पाएंगे, और उसी कारण से उनकी जो है स्पीसीज का अस्तित्व जो है वो खत्म नहीं होगा। अगर वो विभिन्नता आती है तो वो उनके लिए अच्छी हो जाएगी, है ना? तो उसका उदाहरण लेके इसको आप समझा सकते हो। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। इसमें ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आता है, वाला शायद बात करी थी अपन ने। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है लक्षण प्रभावी या अप्रभावी? तो मेंडल के प्रयोग को समझाना पड़ेगा इसमें। मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी या अप्रभावी? प्रभावी लक्षण जो है वो शो हो जाते हैं। पहली मेंडल इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उन्होंने दो पौधों के बीच संकरण करवाया, लंबे पौधे और बौने पौधे। प्रथम पीढ़ी में जो है वो लंबे लंबे पौधे मिले, और द्वितीय पीढ़ी में जो है वो 3 लंबे पौधे थे, एक जो है वो बौना पौधा का सेट मिला था। उसमें हमको ये पता चलता है कि बौने पौधे के जो लक्षण थे वो प्रथम पीढ़ी में अप्रभावी थे, वो दिखाई नहीं दिए, इसलिए वो अप्रभावी लक्षण थे। जबकि लंबा होना एक प्रभावी लक्षण होगा, क्योंकि वो दिखाई दे रहा था, है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि बौने पौधे के लक्षण जो है वो गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, नहीं, वो अप्रभावी रूप से उसमें मौजूद हैं। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप इस तरह से। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं? तो उन्होंने जो है इस पे प्रयोग किया, ये मटर वाले प्रयोग पे, मटर वाले प्रयोग पे बीज पे जो है उन्होंने प्रयोग किया, और उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि जो लक्षण होते हैं वो स्वतंत्र रूप से जो है वो वंशानुगत होते हैं। उसमें कोई ये रेशो उन्होंने जरूर बताया, लेकिन जो लक्षण थे वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। देखा था आपने एक वीडियो में, वो जो है वो बॉल रखे हुए थे अलग अलग कलर की, कोई भी कॉम्बिनेशन में चूज कर रहे थे।
वो कॉम्बिनेशन का रेशियो जरूर यहाँ पर जो है वो रहा, लेकिन वो कोई सी भी बॉल्स हो सकती है, उसमें येलो येलो हो सकती हैं, येलो ब्लैक हो, येलो और ग्रीन हो सकती हैं। हाँ, उनका रेशियो एक तरह से वो जरूर ज्ञात किया उन्होंने, लेकिन इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जो लक्षण होते हैं वो जो है वो एक स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं, कुछ भी आ सकता है, रैंडमली कुछ भी आ सकते हैं वो लक्षण। यदि ए रुधिर वाला पुरुष स्त्री जिसका वर्ग ओ है से विवाह करता है तो उनकी पुत्री का वर्ग ओ है। क्या ये सूचना पर्याप्त है? क्या कहा जाएगा कौन सा लक्षण रुधिर ए और बी के प्रभावी लक्षण? अपने उत्तर का स्पष्टीकरण दीजिए। शायद अपन ये क्वेश्चन देख चुके हैं, और इसका आंसर जो आया था वो आया था कि जानकारी इतनी स्पष्ट नहीं है, इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है कि हम बता सकें कि जो प्रभावी लक्षण है वो कौन सा होगा। कुछ भी हो सकता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है तो बता दिया, पिता पे होता है। अगर एक्स एक्स से मिल जाता है तो लड़की होती है, एक्स और वाई हो जाते हैं तो वो लड़का होता है, वो आपको पता ही है। इसके बाद जो है वो कौन से विभिन्न तरीके जिनके द्वारा एक विशेष लक्षण वाले व्यक्ति के जीवों की संख्या समष्टि में बढ़ जाती है? कौन से तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। वो कौवे और भ्रंग का वाला उदाहरण आप बता सकते हो, रिपीट नहीं करना चाहूंगा मैं। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते, क्यों? एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण, यदि मैंने पियानो सीख लिया, मेरा नहीं लेता हूँ, मेरे दादाजी ने पियानो सीख लिया तो पिताजी को पियानो आ जाएगा, ये पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि जो कोशिकीय जो जिनसे पिताजी का निर्माण हो रहा है उसमें जो है वो पूर्ण कोशिकीय विभाजन नहीं हो रहा है, पहली बात तो। ऊपर से उपार्जित लक्षण है, वो वंशानुगत लक्षण नहीं है। केवल वंशानुगत लक्षण ही जो प्रकृति द्वारा चेंज लाते हैं, जो विभिन्नता आती है डीएनए में चेंज आने के कारण से, वो चीज ही अगली पीढ़ी में जाती है। अगर उपार्जित लक्षण है कोई तो वो अगली पीढ़ी में नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि डीएनए में वो स्टोर नहीं है, वो सीखी गई है आपके द्वारा, आप तक ही खत्म हो जाएगी। भागों की संख्या में कमी आनुवंशिकता के दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है? तो इसके बारे में आप पर्यावरण में भी पढ़ चुके हो। अगर भागों की संख्या में कमी आती है तो जो जैव विविधता का जाल है, जो खाद्य श्रृंखला है, उसमें परेशानी आएगी। और आनुवंशिकता की दृष्टि से चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि एक पीढ़ी खत्म हो जाएगी, एक प्रजाति खत्म हो जाएगी, जिसके कारण से आने वाले लोगों को पता ही नहीं होगा कि जो है अच्छा, इनका अध्ययन करके हम बहुत सारी, एक बीच में से प्रजाति अगर विलुप्त हो जाती है तो उसके कारण से हम वो जो चेन पता चल रही है ना जैव विकास की, इसके बाद इसका डेवलप हुआ, इसके बाद वो नहीं पता कर सकते हैं आसानी से। अगर वो प्रजाति जिंदा है तो उसके डीएनए की स्टडी कर कर जो है वो चेन धीरे धीरे फॉर्म की जा सकती है। कोई भी प्रजाति अगर बीच में से विलुप्त हो जाती है तो उसके फिर उसके डीएनए नहीं मिल पाएगा आसानी से, क्या मिल ही नहीं पाएगा, डीएनए नहीं मिल पाएगा, उसका अध्ययन नहीं कर सकते, वो चेन का हम जो है पता नहीं लगा सकते। तो ये परेशानी है। ये वे कौन से कारक हैं जो नई स्पीसीज के उद्भव में सहायक हैं? तो भौगोलिक कारण हो सकते हैं, जेनेटिकल कारण भी हो सकते हैं, जिसके कारण से लाल रंगों में एक नीला रंग उत्पन्न हो गया है। और ज़्यादातर भौगोलिक कारण होते हैं, नदी के उस साइड कौवे को ले जाना उसके कारण से, और वो बीच में नदी होने के कारण से वो इस साइड नहीं आ सकते, वहीं पर रहने लगता है वो। क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे ज्यादा उद्भव का प्रमुख कारण हो सकते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? क्या भौगोलिक पृथक्करण स्वपरागित स्पीसीज के पौधे के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकते हैं? भौगोलिक पृथक्करण मतलब एक ही पौधे को भौगोलिक रूप से अलग कर दिया जाए, तो उसके कारण से नया जाति उद्भव हो सकता है क्या? तो उसका लिखा हुआ है, क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों के जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? अलैंगिक जनन सेम तो है ये क्वेश्चन। इसको फिर क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। Geographical isolation cannot be major factor in specimen or self-pollinating plant species because it does not have to look the transfer process or reproduction can be carried out. तो इसमें मना किया हुआ है सेल्फ पॉलिनेटिंग, जो स्वपरागण वाला पौधा होता है, अगर उसमें भौगोलिक आइसोलेशन आ जाता है, भौगोलिक पृथक्करण आ जाता है, तो उसमें जो है वो प्रजाति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और will geographic isolation can be major factor in specimen or organisms that reproduce asexually? Cannot be a major factor in specimen, दोनों में मना किया हुआ है। तो बोल रहे हैं दोनों के रीजन में भौगोलिक प्रतिकरण के कारण से स्वपरागत बीज के जाति उद्भव का प्रमुख कारण नहीं हो सकता, पौधों में नहीं हो सकता, मतलब नई जाति नहीं बन सकती। अगर नदी के इस पार हो पौधा चाहे उस पार हो, अगर स्वपरागण हो रहा है तो फिर स्वपरागण ही हो रहा है ना, उसके पौधे का बीज उसी में गिर रहा है तो नया पौधा बन रहा है, उसमें प्रजाति चेंज कैसे हो सकती है? क्या भौगोलिक पृथक्करण अलैंगिक जनन वाले जीवों की जाति उद्भव का प्रमुख कारण हो सकता है? मतलब अलैंगिक जनन जिसमें हो रहा होगा
तो क्या उसमें जो है वो भौगोलिक पृथक्करण आ जाता है? तो क्या नई जाति बन सकती है, नई जाति का उद्भव हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? यार मुझे इसका आंसर पता नहीं क्यों लग रहा है कि इसका हाँ होना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ पर कोई गुड़हल का पौधा है, नदी के इस साइड और नदी के उस साइड, अगर इसके जो है वो कण जो है, मतलब इसके परागकण दूसरे पौधे पे जाते हैं यदि, अच्छा वो लैंगिक जनन हो जाएगा, सॉरी, अलैंगिक जनन का पूछा हुआ है ना, मैं बार बार कंफ्यूज क्यों कर रहा हूँ इसमें, या हो रहा हूँ। अलैंगिक जनन का पूछा हुआ है, गुड़हल के पौधे में लैंगिक जनन होता है, डाउट आ सकता है ना इसमें। लैंगिक जनन मतलब लैंगिक जनन में परागकण का इधर से उधर जाते हैं, तो वो नहीं हो रहा। अलैंगिक जनन जैसे कि कलम करना, कलम यदि नदी के इस साइड करो चाहे उस साइड करो, बात तो वही हो जाएगी। प्लेन एरिया साइड इस साइड रखो चाहे उस साइड रखो, प्लेन एरिया में जनन हो रहा होगा, उसमें कोई विभिन्नता नहीं आएगी नदी के बीच में होने से। नदी बीच में होने से भौगोलिक परिवर्तन पूछा हुआ है ना, तो नदी बीच में होने से उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सही है बिल्कुल, अलैंगिक जनन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद अभ्यास, क्या उन अभिलक्षणों के उदाहरण दीजिए जिनका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकास के संबंध निर्धारण के लिए करते हैं? इसमें संजात और समवृद्धि अंग आते हैं, संजात और समवृद्धि अंग। संजात अंगों में संरचना समान होती है, कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, और समवृद्धि अंगों में कार्य एक समान होते हैं, संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो संजात और समवृद्धि अंग जो है वो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं, है ना, और उसके उदाहरण भी पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बुक कॉपी में लिखा हुआ होगा आपका, संजात और समवृद्धि अंग का, एक बार कृपया कर देखें जरूर। उन अभिलक्षणों का एक उदाहरण दीजिए जिसका उपयोग हम दो स्पीशीज के विकासीय संबंध निर्धारण करने के लिए कर सकते हैं। एक तो उनके उनके एक तो डीएनए की स्टडी करके कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स कंसिडर इनहेरिटेड कॉमन। अलग अलग अगर कैरेक्टरिस्टिक चारित्रिक विशेषताएं दिख रही हैं अगर दो प्रजाति के बीच में, तो हम उसको मान सकते हैं कि वो जो है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं हद तक जुड़े हुए रहेंगे। उदाहरण ले रहे हैं, बैट्स और बर्ड्स है सम सिमिलरिटी इन देयर विंग्स। जो चमगादड़ होती हैं और जो पक्षी होते हैं उनके पंखों में थोड़ी सी मिलावट है, मतलब मिलावट मतलब मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, सो दे आर क्लोजली रिलेटेड, इसके कारण से वो एक दूसरे से रिलेटेड हो सकते हैं। वाइल लिजार्ड एंड स्क्विरल डू नॉट हैव विंग्स, तो जो छिपकली होती है और जो गिलहरी होती है उनके पंख नहीं होते, तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे से रिलेट नहीं करते हैं। तो उनके जो शारीरिक जो संरचना होती है अगर उसमें समानता दिखती है तो हम बोलते हैं कि वो जो है एक दूसरे से इवोल्यूशन जैव विकास में जो है वो क्लोज होंगे बहुत ज्यादा। The wings of butterfly and the wings of bird cannot be considered to be homogeneous because they have different basic design, though they are used for same purpose of flying. They are in. तो बोले समझात अंग नहीं हो सकते क्योंकि मैंने आपको जस्ट बताया, समझात अंग उसको बोलते हैं जो संरचना में समान होते हैं और कार्य जो है वो अलग अलग कर रहे होते हैं, जबकि समृद्धि अंग जो है वो कार्य एक समान कर रहे होते हैं, संरचना में असमान होते हैं। तो क्या तितली और चमगादड़ के पंख को समझात अंग कहा जा सकता है? नहीं, क्योंकि उनकी संरचना भिन्न है। तितली के पंख जो है वो अलग तरह से बने हुए हैं और चमगादड़ के अलग रहते हैं, इसलिए उसको नहीं कहा जा सकता। जीवाश्म क्या है, जैव विकास के प्रक्रम में विषय में क्या दर्शाते हैं? जीवाश्म आप सभी जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिखाते हैं जैव विकास के विषय में? वो दिखा रहे होते हैं जो प्रजाति एक्सटिंक्ट हो चुकी है, विलुप्त हो चुकी है ना, जो विलुप्त हो चुकी है उसके बारे में बता रहे होते हैं कि बीच में भी एक कोई प्रजाति थी भैया जो विलुप्त हो चुकी है, अब नहीं है, तो वो एक जैव विकास का प्रक्रम के बीच की कड़ी दिखा रहे होते हैं कि ये प्रजाति भी होती होगी जो गायब हो चुकी है, इसलिए जीवाश्म जो है वो इम्पोर्टेंट है। अभ्यास के क्वेश्चन बचे हुए हैं, एक क्वेश्चन ये भी बचा हुआ है, कल और टाइम लग जाएगा मतलब, सोचा था आज खत्म कर देंगे लेकिन क्वेश्चन आंसर ज्यादा है। चलो बच्चों को कोचिंग भी जाना होगा, बिजी शेड्यूल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मुझे मालूम है थोड़ा सा चैप्टर बोरिंग है, कोशिश कर रहा हूँ कोई इंटरेस्ट, अब क्वेश्चन आंसर ही बचे हुए हैं। हाथ पूरा भूत निकल गया है, पूछ बाकी है, नहीं हाथ ही निकल गया है, पूछ बाकी है, ऐसा बोलते हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और टाइम दो, कल का खत्म हो जाएगा चैप्टर। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप कुछ नया सीखा होगा। भैया जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव पलक। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव जय बाय, गुड गुरुदेव नाइट। भैया। गुरुदेव भैया। गुड नाइट भैया, जय गुरुदेव। भैया बाय बाय भैया।